हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर्च फिजिक्स क्लास। अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम था परमाणुीय भौतिकी। और ये इस वीडियो का छठा पार्ट है इस चैप्टर की। और इसमें जो आज अपने टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम और उसकी व्याख्या और बोर सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का अपना जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम और उसकी व्याख्या। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। तो अब देखो, आपको पता है कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो इसके रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं कि यदि हाइड्रोजन गैस को एक सीलबंद नली में भरकर गर्म किया जाए अथवा इसे न्यून दाब पर किसी नली में भरकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो अपने देखो दोनों ही स्थितियों में क्या कर रहे हैं, या तो उसको गर्म कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस को, या हाइड्रोजन गैस को नली में बंद करके धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो एक टाइप से ये क्या है, अपने गैस को ऊर्जा दे रहे हैं, भी गर्म करके भी उसको ऊर्जा दे सकते हैं और विद्युत ऊर्जा के माध्यम से भी अपने क्या दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं। तो यह क्या करती है, विकिरण उत्सर्जित करती है। अभी हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इसमें से कई प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन होता है। विकिरण मतलब तरंगों का उत्सर्जन होता है। तो उन तरंगों को ही अपने क्या बोल देते हैं, उन तरंगों को जब अपने एक फोटो के रूप में लेते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब यदि इन विकिरणों का स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा विश्लेषण किया जाए तो यह पता लगता है कि इसमें कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य उपस्थित होती है। ठीक है, कि अगर अपने क्या करें, एक स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो क्या करता है, स्पेक्ट्रम बनाता है, किसी भी पदार्थ का बनाने के काम आता है। ठीक है ना, ये विश्लेषण कर लेता है भी ये वाला जो पदार्थ है किस प्रकार से ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, किन किन तरंगों को उत्सर्जित कर रहा है, उस टाइप से अपने को फोटो बना के वो दे देता है। ठीक है, विश्लेषण चलता है से पता चलता है कि इसमें कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य उपस्थित होती है। मतलब जो उसमें से तरंगें निकलती हैं, हाइड्रोजन गैस जो तरंगों का उत्सर्जन करती है उसमें क्या होता है, उनकी जो तरंगदैर्ध्य विशिष्ट मतलब फिक्स होती है। ऐसे नहीं भी जीरो से लेके और अनंत तक सारी तरंगदैर्ध्य उसके बीच आ जाएगी। उन तरंगदैर्ध्यों की क्या होती है, वैल्यू फिक्स होती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय का मतलब तो इसमें रेखाएं मिलती हैं अपने को, और उत्सर्जन का मतलब जब कोई गैस क्या कर रही है, विकिरणों का उत्सर्जन कर रही है। इसमें काली पृष्ठभूमि पर चमकीली रेखाएं क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। अब आपको एक बार मैं दिखा भी देता हूं भी ये स्पेक्ट्रम होता कैसा है वास्तव में। अपने स्पेक्ट्रम कई बार पढ़ चुके हैं। तो देखो, ये होता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। देखो जो नीचे दिया हुआ ना, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, यानी जिसे अपने क्या बोल देते हैं, उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में क्या मिलता है अपने को, ये देखो एक लाइन यहाँ पे मिल गई, फिर क्या आ गया, काली जगह आ गई, फिर एक चमकीली लाइन यहाँ पे, फिर चमकीली लाइन। इस टाइप से अलग अलग अपने को क्या मिलती हैं, रेखाएं मिलती हैं इसमें। ठीक है, जब भी क्या करेगा, कोई हाइड्रोजन गैस विकिरण का उत्सर्जन करेगी, उस उत्सर्जन को जब अपने स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से उसका चित्र बनाते हैं तो वो चित्र अपने को इस प्रकार मिलता है। ठीक है, और ये विकिरण क्या है, जैसे पहली विकिरण मान लो नीले रंग की आ गई, फिर क्या है, ग्रीन कलर की। तो अब देखो अलग अलग कलर मिलते हैं। तो कलर मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पे अलग अलग रंग मिलने का मतलब क्या है, आपको पता है भी हर एक रंग की अपनी अलग तरंगदैर्ध्य होती है। तो इसमें उन्होंने पाया कि बोर ने पाया कि इसमें जो तरंगदैर्ध्य निकलती है ये क्या फिक्स होती है भी। जैसे ये मान लो इस मान वाली आ गई, फिर इस मान वाली आ गई, इस मान, ऐसे नहीं भी, ऐसे जितनी तरंगें होंगी वो सारी इसके बीच आएंगी, उन सभी का ये क्या करेगा, उत्सर्जन। तो सभी तरंगों का उत्सर्जन न करके ये क्या करता है, कुछ फिक्स तरंगदैर्ध्यों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और ये होता है, देखो ऊपर तो दिया हुआ है, वो होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। मतलब इसमें इसको अपने बोल देते हैं सतत स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। सतत का मतलब भी इसमें इस यहाँ से लेकर और यहाँ तक सभी प्रकार की तरंगें निकलती हैं। ठीक है ना, ये वेवलेंथ था उनकी, वेवलेंथ मतलब जो उनकी तरंगदैर्ध्य है। तो इसमें सभी प्रकार की तरंगें निकलती हैं। तो रदरफोर्ड तो कहता था भी उसका स्पेक्ट्रम ऐसा मिलना चाहिए था हाइड्रोजन का, लेकिन वास्तव में मिलता कैसा है, ऐसा जो नीचे दिखा रखा है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम मतलब उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम। तो अब देखो आगे अपने पढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो सर्वप्रथम 1885 में जॉन बामर ने आनुभाविक रूप से बताया कि इन उत्सर्जित तरंगों की तरंगदैर्ध्य निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त की जाती है।
अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आनुभाविक रूप, मतलब उसने क्या बताया, अपने एक्सपीरियंस से बताया। उसने कोई प्रयोग नहीं किया, बामर ने, ये बामर एक साइंटिस्ट था, कोई प्रयोग नहीं किया, बस अपनी यानी कि थ्योरी के हिसाब से जो उसके दिमाग में चल रहा था अपनी तरफ से बना के उसने एक सूत्र दे दिया भी जो ये उत्सर्जित करता, हाइड्रोजन गैस तरंगे उत्सर्जित करती है या हाइड्रोजन परमाणु तरंगे उत्सर्जित करता है, उसकी तरंग दैर्ध्य इस सूत्र से निकाल सकते हैं 364.56 n² अब आया कैसे ही, वो कुछ नहीं है आपके, और यहाँ पे उसने कह दिया भी n बराबर 3 4 5 होता है, अपने अनुभव के आधार पर एक्सपीरियंस के बेस पे कह दिया, ठीक है ना। कोई प्रयोग नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, कहाँ से ये सूत्र बना वो कुछ नहीं बताया उसने ये सूत्र दे दिया, कहता है ये सूत्र लगा लो और जो तरंगे निकल रही हैं उनकी क्या निकाल लो, इससे तरंग दैर्ध्य निकाल लो। लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है तरंगों की। उपयुक्त सूत्र से प्राप्त तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में व्यक्त होती है, यानी इस सूत्र से जब अपने लैम्डा का मान निकालते हैं तो वो नैनोमीटर में आता है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर के करीब आता है जो तरंग दैर्ध्य का मान आता है, ठीक है। और इन तरंग दैर्ध्यों की श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं, मतलब जो जो रेखाएं इसमें से निकलेंगी, जो जो विकिरणें निकलेंगी, उन विकिरणों का जो ग्रुप होगा, ठीक है ना, श्रेणी मतलब सीरीज होगा या ग्रुप हो गया उनका, उसको क्या कह दिया इसने, बामर श्रेणी कह दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद रिडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इस सूत्र को सरलतम रूप में व्यक्त किया कि जो ऊपर बामर ने सूत्र दिया था उसको रिडबर्ग ने क्या किया, थोड़ा सा इसका सेट करके इसको बना दिया अपनी तरफ से। तो उसने क्या सूत्र बनाया, उसने बनाया कि 1/λ बराबर r 1/2 की स्क्वायर माइनस 1/n की स्क्वायर है, ठीक है भाई। उसने कहा कि तरंग दैर्ध्य उस फॉर्मूले से नहीं, इस फॉर्मूले से निकलेगी, और यहाँ पे n की वैल्यू उसने कह दिया अभी 3 4 5 होगी, और r उसने एक कांस्टेंट दे दिया रिडबर्ग ने, और अपने नाम पर उसका नाम रख दिया रिडबर्ग नियतांक, और ये उसका मान होता है, उसने कहा रिडबर्ग नियतांक का, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन लगा के उसने सारा कुछ सूत्र निकाल दिया, कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण ये भी नहीं दे पाया भी ये सूत्र अप्लाई कैसे होता है, किस प्रकार से तरंगें निकलती हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, बस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना दिमाग लगा के सूत्र दे दिए इन्होंने। तो वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि यह दोनों सूत्र किसी सैद्धांतिक मॉडल मतलब किसी एक्सपेरिमेंट पर या प्रयोग पर आधारित नहीं थे, अतः दोनों ही वैज्ञानिक इस बात को समझाने में असफल रहे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की तरंग क्यों प्राप्त होती है। मतलब जैसे आपको वहाँ तरंगें दिखाई थी ना मैंने स्पेक्ट्रम में, भी वैसी तरंगें क्यों मिलती हैं, सभी प्रकार की तरंगें क्यों नहीं मिलती हैं। तो ये चीज़ ये नहीं बता पाए दोनों ही वैज्ञानिक, सूत्र दे दिए इन्होंने। तो अतः इसकी व्याख्या बोर ने अपने सूत्र के आधार पर की। अब ये वाला सूत्र था तो सही है एक हिसाब से, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए भी कैसे सूत्र आया, कैसे तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होती है, किस प्रकार होता है, सब कुछ ना ही कोई प्रयोग किया, बस ओनली फॉर्मूला दे दिया। तो अब उसके बाद क्या किया कि बोर ने अपने सूत्र दिए भी हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसमें अलग अलग रेखाएं क्यों मिलती हैं, सारी तरंग दैर्ध्य की रेखाएं क्यों नहीं मिलती, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है बोर द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो अब देखो इसमें क्या है कि बोर सिद्धांत की तृतीय अभिग्रहित के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु अपनी मूल अवस्था n बराबर 1 में कोई विकिरण उत्सर्जित नहीं करता। अब क्या बताया बोर ने भी जब n बराबर 1 में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, किसी भी विकिरण का उत्सर्जन नहीं करेगा। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में है तो मूल अवस्था में कोई उत्सर्जन नहीं करता, मतलब इस कक्षा में पड़ा इलेक्ट्रॉन तो इसी कक्षा में क्या है, चक्कर लगाता है। तो इस कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता। कब करता है, जब उच्च से निम्न कक्षा में आता है। तो अब मान लो n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अब n बराबर 0 तो कोई कक्षा ही नहीं होती, तो n बराबर 0 कक्षा नहीं होती, तो इसका मतलब n बराबर 1 में रहता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी तरंग का उत्सर्जन नहीं करता है। फिर परंतु जब इसे बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च कक्षाओं में उत्तेजित होते हैं। आपको पता है भी निम्न कक्षा से किस में चले जाते हैं, उच्च कक्षा में चले जाते हैं। और इन उच्च कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक रहते हैं। देखो इतने कम समय तक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उच्च कक्षा में रहते हैं। मान लो एक कक्षा तो ये थी और एक कक्षा ये वाली थी। अब एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था और बाद में इस कक्षा में यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ इसको ऊर्जा दी, तो ऊर्जा देने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब अपने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें क्या था कि अपने या तो विद्युत ऊर्जा दी इलेक्ट्रॉन को या उसको ताप ऊर्जा दी, तो इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो गया, ऊपर वाली कक्षाओं में चले जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन इस ऊपर वाली कक्षा में जाता है तो यहाँ पे उसके ठहरने का जो टाइम होता है, बोर कहता है कि 10⁻⁸ सेकंड होता है।
भी इतना कम टाइम तक वो रुकता है यहाँ पे, फिर दोबारा वो क्या करता है, नीचे वाली कक्षा में लौट आता है। बोर ने अपने सिद्धांत में बताया। इसके बाद पुनः अपनी क्या है, मूल अवस्था में लौटते हैं तथा इस उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में लौटने की घटना में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। मतलब ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है ना। तो जब भी बोर कहता है भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब भी उच्च से निम्न कक्षा में आएगा तभी वो क्या करेगा, विकिरण का उत्सर्जन करेगा। तो तभी क्या होते हैं, जो ऊपर वाला प्रयोग बताया था कि इलेक्ट्रॉन को जब यानी हाइड्रोजन गैस को जब गर्म करते हैं या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है और वो उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा वो क्या आते हैं, जब निम्न में आते हैं तभी वो क्या करते हैं, तरंगदैर्ध्यों का या विभिन्न प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है ना। अब बोर ने क्या किया, बोर ने अपना एक फॉर्मूला दिया, फिर उस फॉर्मूले के आधार पर बताया भी जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, मतलब ऐसे लाइनें प्राप्त होती हैं, वो फिक्स तरंगदैर्ध्य वाली लाइनें क्यों प्राप्त होती हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक की टोटल रेंज वाली जो है तरंगदैर्ध्य अपने को क्यों नहीं प्राप्त होती। तो पहले अपने बोर का फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बता दूँ, एक तो जो ये वाला टॉपिक है वो आप मेरे नोट से ही पढ़ना, ओनली बुक से इसको मत पढ़ना। आपको स्पेशली कह रहा हूँ, वैसे बुक पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है भाई बुक से पढ़ोगे तो आप बहुत कंफ्यूज होगे। मैंने नोट्स में सब चीज़ें डाल दी हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको 100% गारंटी देता हूँ मैं ये। तो इस टॉपिक को बुक से पढ़ने की बजाय आप ओनली नोट से पढ़ो, सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बतानी थी कि प्रीवियस वीडियो मैंने एनर्जी का फॉर्मूला करवाया था और उस एनर्जी के फॉर्मूले में मैं यहाँ पे पाई स्क्वायर लगाना भूल गया था, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। यहाँ पे आप क्या करना, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें आप यहाँ पे पाई स्क्वायर ऐड कर लेना। यहाँ अपने मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऊपर एनर्जी वाले फॉर्मूले में, ये देखिए यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें मैंने पाई स्क्वायर अब ऐड किया है, तो आप भी पाई स्क्वायर ये वाला लगा लेना। तो एनर्जी के फॉर्मूले में ये पाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर इसके आगे अपने एक चीज़ और की थी कि अपने इस पे एक बेस्ड न्यूमेरिकल किया था, वो न्यूमेरिकल भी देख लो आप। देखो इस न्यूमेरिकल में भी अपने क्या है, पाई स्क्वायर लगाना भूल गए थे। न्यूमेरिकल नंबर ये बता देता हूँ मैं आपको, कितना नंबर न्यूमेरिकल है ये। लघुत्रात्मक प्रश्न में जो 10वां प्रश्न था कि कुल ऊर्जा का परिमाण और कोणीय संवेग में संबंध क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में देखो ऊपर पाई स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये वाला पाई स्क्वायर इस नीचे वाले जो पाई स्क्वायर है इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ओनली 2ln² बचेगा। मैंने यहाँ पे 2πln² लिखवाया हुआ है। तो ये दो चीज़ें आप संशोधित कर लो, जो दो चीज़ें छूट गई थी, रह गई थी। अब अपने नेक्स्ट अब वाले टॉपिक पर चलते हैं, जो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। तो अब बोर कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उच्च से निम्न कक्षा में आता है तो वो क्या करता है, विकिरण का उत्सर्जन करता है। अब उस विकिरण की तरंगदैर्ध्य के लिए या उस तरंग की तरंगदैर्ध्य के लिए बोर ने एक फॉर्मूला दिया। तो वो कहता भी आपको पता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में वापस आएगा तो वो क्या करता है, जो विकिरण उत्सर्जित करेगा उसकी ऊर्जा कितनी होती है, इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। ये अपने ऊर्जा वाले टॉपिक में पढ़ा था भाई, इसकी ऊर्जा En2 मान ले, इसकी En1 मान ले, तो जो यहाँ पे इन दोनों के बीच ऊर्जा होगी, ऊर्जा का गैप होगा, तो वो गैप किसके इक्वल आ जाएगा, En2 माइनस En1, मतलब उच्च में से निम्न वाली आप माइनस कर दो, तो इसी ऊर्जा की विकिरण को वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो अब देखो अपने फॉर्मूला डेराइव करते हैं कि वी नो दैट इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा कितनी होती है, -2k² z² E4m पाई स्क्वायर अपॉन n² h² आता है। ठीक है। अब माना एक इलेक्ट्रॉन n2 से n1वीं कक्षा में आता है, वह म्यू आवृत्ति तथा लैम्डा तरंगदैर्ध्य की विकिरण का उत्सर्जन करता है। भी आवृत्ति तो कितनी है उसकी, म्यू है, और लैम्डा क्या है, उसकी तरंगदैर्ध्य है। तो अब जो वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा वो ऊर्जा किस टाइप से होगी, तो देखो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे कि En2 माइनस En1 किसकी इक्वल आ जाएगी, hν के इक्वल। अब ये hν कहाँ से आया, प्लांक ने जो ऊर्जा का फॉर्मूला दिया था, और न्यू को यहाँ आपने hc/λ में लिखते हैं। ठीक है, ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, ये वाला फॉर्मूला E = hν आपके लिए नया नहीं है। तो hc/λ लिखा है इसको।
अब En2 का मान अपने क्या किया, आपको पता है ये किसका मान है, En का मान है। तो En के मान में यहाँ पे N2 निकालना है तो N2 लिख दो एक बार। तो वही चीज़ N2 लिख दिया और माइनस यहाँ पे लगा दिया। फिर माइनस में क्या आ जाएगा, देखो माइनस लगा के और फिर इस सारे फॉर्मूले में आपको क्या रखना है, इस N2 की जगह क्या रखना है, आपको N1 रखना है। ठीक है ना, N2 की जगह क्या पुट कर देना, आपको N1 पुट कर देना है। तो ये वाला फॉर्मूला, अब आपको पता है कि ये वाला बाहर माइनस और अंदर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और इधर hc/λ बराबर में चल ही रहा है। अब नेक्स्ट देखो क्या करते हैं अपने, जो ये दोनों टर्म बन रही हैं प्लस और माइनस वाली, इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, तो वो वाला कॉमन अपने क्या कर लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ये वाली चीज़ सारी कॉमन आ गई। अंदर क्या बचा, देखो यहाँ तो -1/n2² बचा और प्लस में 1 का 1/n1², तो वही लिखा 1/n1² और -1/n2² अंदर बच गया और ये hc/λ की इक्वल है। अब जब 1/λ की वैल्यू अपने निकालते हैं तो वो वैल्यू किसकी इक्वल आती है, ये वाला hc कहाँ चला जाएगा, यहाँ अपॉन में चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ इसके साथ आ जाएगा तो h² पहले ही है, h² इस h से गुणा होके h³ बना लेगा और c साथ में आ जाएगा। तो 1/λ की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब इस फॉर्मूले को अपने लिख देते हैं rz², क्योंकि अपने यहाँ छोड़ते हैं ओनली z² को, z की वैल्यू अपने को नहीं पता। तो rz² लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 1/n1² माइनस 1/n2²। और बोर ने बताया कि ये वाला r क्या है, यहाँ पे रिडबर्ग नियतांक है। ठीक है ना, जो रिडबर्ग ने ऊपर वाले नियतांक की वैल्यू बताई थी, तो रिडबर्ग ने कोई फार्मूला नहीं दिया, ये वाला फार्मूला बोर ने दिया था। बोर कहता, रिडबर्ग ने तो अपने कांस्टेंट की वैसी वैल्यू बता दी भी ये वैल्यू होती है। अब बोर ने उसको सिद्ध करके दिखाया भी ऐसे निकलती है वैल्यू ये वाली। ठीक है, भी उसने बता तो दिया भी ये होती है, लेकिन बोर ने ये वाला उसने बताया कि ये वाली जो सारी वैल्यू है इसको अपने r लिख सकते हैं और जब इसमें सारों की वैल्यू पुट करते हैं तो वो इसके इक्वल आता है। तो ये होता है रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू। तो अब देखो उसने फॉर्मूला 1/λ के रूप में निकाला, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल फार्मूला था, इसको लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहे तो ये सारा बटे में चला जाएगा। तो अपने ऐसा नहीं करते, अपने 1/λ की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसका उल्टा कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा, लैम्डा का मान। और ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, किसकी, न्यूमेरिकल के देखने के हिसाब से। न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इसी फार्मूले पर आते हैं। ठीक है ना, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है भी। अगर आपसे पूछ लें भी, क्वेश्चन ऐसे देंगे आपको भी, कोई तत्व है उसके क्या होता है कि तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो क्या करता है, किस तरंग दैर्ध्य की तरंग का उत्सर्जन करता है, वो तरंग दैर्ध्य निकालो। मान लो लिथियम कह दिया, तो लिथियम के लिए तीसरी से दूसरी कक्षा में आएगा इलेक्ट्रॉन। तो जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो n1 की वैल्यू होगी और बड़ी वाली वैल्यू किसकी होगी, n2 की। हमेशा ये याद रखना आपने, छोटी वैल्यू n1 की और बड़ी क्या है, n2 की। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लिथियम के लिए क्या आ जाता है आपके पास, z की वैल्यू 3 आ जाती है, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे r की वैल्यू आप ये वाली रखो, r की वैल्यू याद रखोगे, इसका मात्रक मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये सारी r की वैल्यू रख के और आप यहाँ से 1/λ की वैल्यू निकालो, फिर उसका उल्टा कर दो, आप रिवर्स कर दो, वो क्या आ जाएगा, लैम्डा का मान। तो वो सारा न्यूमेरिकल में करेंगे। अब देखो इसे r को अपने क्या कह देते हैं, रिडबर्ग नियतांक कह देते हैं। और इसके अलावा 1/λ को क्या करते हैं, अपने म्यू बार से दर्शाते हैं। 1/λ क्या होता है, म्यू बार से दर्शाते हैं इसको, और इसे क्या कह देते हैं, तरंग संख्या कह देते हैं। क्या कहते हैं इसे, तरंग संख्या, एक नया नाम दे दिया भी 1/λ या म्यू बार को अपने तरंग संख्या बोलेंगे हमेशा। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल में आपको तरंग दैर्ध्य आ जाए तब तो आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना, और अगर आपसे तरंग संख्या पूछे तो आपको 1/λ का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, नाउ इस तरंग की जो आवृत्ति होगी, ये तो ऊपर तो आपने क्या निकाली है, उसकी तरंग दैर्ध्य निकाली है तरंग की। अब आपसे आवृत्ति पूछ लें तो आवृत्ति क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू c/λ होती है। तो 1/λ का मान आप ये वाला पुट कर दो, यहाँ पे ये वाली सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे 1/λ की जगह आ जाएगी। तो 1/λ का मान अपने क्या किया, समीकरण 1 से इसमें पुट कर दिया। तो देखो क्या आ जाएगा, rc² 1/n1² माइनस 1/n2² आ जाएगा। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपको पता है z क्या होता है, आपके पास z बराबर 1 होता है। तो इस 1 की वैल्यू आप ऊपर वाली जो समीकरण 1 दी हुई है उसमें पुट कर दो, तो आपके पास हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो लैम्डा का फॉर्मूला ये आ जाएगा, मतलब z² हट जाएगा, बाकी फॉर्मूला वही आ जाएगा। ठीक है,
अब एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे नोट लगा के मैंने लिखा हुआ है, बुक में भी ये चीज़ दी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, कि रिडबर्ग नियतांक के पदों में nवें स्तर की ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, nवें ऊर्जा स्तर में या nवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लिख सकते हो। तो यानी रिडबर्ग नियतांक के पदों में भी अपनी ऊर्जा का मान लिखते हैं और वो ये होता है, ठीक है भाई, RH² क्या होता है, यहाँ गुणा में आ जाता है और ये Z²/n² आ जाता है फॉर्मूला। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आ गया, तो ऊर्जा आपको पता है, रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू आपने लिखी हुई है, ठीक है, ऊर्जा की वैल्यू आपको पता है, जो ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था 2π² k² m² E4 वो वाला फॉर्मूला था। तो इन दोनों से आप क्या करो, संबंध निकाल लो, तो आपके पास ये वाला संबंध ही आएगा भी, आर की वैल्यू लिख लो और ई की वैल्यू लिख लो और ई में जो आर की वैल्यू है वो पुट कर दो, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप ये खुद मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आता है ई और आर में, ठीक है ना, ई और आर में फॉर्मूला आता है। तो अब देखो यहाँ पे Z² तो आता ही था एनर्जी के फॉर्मूले में, -Z² आता होता था और साथ में क्या आता था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, RH² आ रहा है। तो RH² को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अपने इक्वल मानते हैं और जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू भी इसी की इक्वल आती है, ठीक है ना। कैलकुलेशन सब की हुई हैं, अगर आप कंफर्म करना चाहो तो कर सकते हो कैलकुलेशन, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल ही आएगी हमेशा। और यहाँ का ऊर्जा का एक नया मात्रक परिभाषित किया जाता है जिसे अपने क्या बोल देते हैं, रिडबर्ग बोल देते हैं। रिडबर्ग ने एक नया मात्रक निर्धारित कर दिया कि 1 रिडबर्ग बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इस पूरे को क्या बोल दिया, 1 रिडबर्ग बोल दिया। देखो ओनली जो आर होता है वो तो होता है रिडबर्ग नियतांक, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है। और RH² की वैल्यू भी फिक्स है क्योंकि ये सारी कांस्टेंट है। तो RH² को 1 रिडबर्ग कह देते हैं, इतना फर्क है भी। 1 रिडबर्ग तो किसके इक्वल होता है, RH² के, और रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है वो ओनली R होता है, ये फर्क है यहाँ पे। और 1 रिडबर्ग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो आप ऊर्जा का अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल में रिडबर्ग में ऊर्जा दे दें तो उस रिडबर्ग को पहले आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे 13.6 से गुणा करके, ठीक है। तो बोर ने अपने इसी सूत्र यानी समीकरण 2 के आधार पर बताया कि हाइड्रोजन परमाणु की अलग अलग स्पेक्ट्रमी श्रेणियां प्राप्त होती हैं और ये श्रेणियां 5 प्रकार की होती हैं। अब ये वाला जो फॉर्मूला था समीकरण 2 थी, इसके आधार पर बोर ने बताया कि स्पेक्ट्रमी श्रेणियां प्राप्त होती हैं और वो होती कैसे हैं वो देखते हैं अपने। और इस हिसाब से बोर ने स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं बनती हैं उसकी 5 श्रेणियां बांटी भाई। 5 तरह की क्या होती है इसमें, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। वो देखो 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो पहले। पहली जो श्रेणी आती है वो आती है लाइमन श्रेणी। तो इसमें क्या होता है कि जब हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा अब कौन सी लेनी है आपको, दूसरी, तीसरी, चौथी से निम्न कक्षा N1 बराबर 1 यानी मूल अवस्था में संक्रमण करता है, तो तब उसके द्वारा उत्सर्जित तरंगों की तरंगदैर्ध्य के समूह को क्या बोल देते हैं, लाइमन श्रेणी बोल देते हैं, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो दूसरी से या तीसरी से चौथी, पांचवी या इससे आगे वाली कक्षाओं से किस में आता है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है, तो जो अपने को क्या मिलती है, अलग अलग तरंगदैर्ध्य की तरंगें मिलती हैं, उन सब के समूह को अपने क्या बोल देते हैं, लाइमन श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज मैंने यहाँ लास्ट में ऐड की हुई है, वो देखो क्या है। देखो बोर यहाँ पे ये कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली उसका पहला कक्षक है, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु का क्या है कि ये पहला कक्षक है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 2 से पहली में आता है या 3 से पहली में आता है या 4 से या 5 से 6 से और लास्ट में कहाँ से, अनंत से पहली कक्षा में आता है, तो यहाँ पे क्या होगी, अपने को एक ग्रुप मिलेगा तरंगों का, ठीक है। इनकी तरंगदैर्ध्य फिक्स होगी, जो इसमें से न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होगी वो लगभग 912 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर को बोल देते हैं, ठीक है। और अधिकतम तरंगदैर्ध्य की जो तरंग इसमें मिलती है वो लगभग 1200 एंगस्ट्रॉम, 1231 पता नहीं, मेरे को पूरी वैल्यू याद नहीं है, इसके करीब मिलती है। मतलब आप ऐसे कह लो भी 900 से लेके 1200 एंगस्ट्रॉम तक अपने को एक श्रेणी मिल जाती है। भी देखो आपको पता है भी N2 की जो वैल्यू है,
जो लाइमंड श्रेणी है, लाइमंड श्रेणी में N2 की जो वैल्यू है वो कितनी रख सकते हैं अपने, कम से कम तो 2 रख सकते हैं, और अधिक से अधिक कितनी रख सकते हैं, अनंत रख सकते हैं। भी अपने मान बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो अपने को क्या मिलती जाएगा, लैम्डा का मान मिलता जाएगा। तो लैम्डा का मान जो प्राप्त होता है अपने को वो 900 से लेके लगभग 1200 एंगस्ट्रॉम तक ही मिलता है, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है ना। तो बोर कहता भी, जो पहले किसने बताया था कि जो पहले बामर और रिडबर्ग ने बताया था कि इसमें क्या होता है कि अपने को एक फिक्स लाइनें मिलती हैं, अभी इस रेंज से लेके इस रेंज तक की श्रेणी मिलती है। वो क्यों मिलती है, वो कहता भी इस सूत्र में रख के देख लो, आपको वही श्रेणी मिलेगी। बस न्यूनतम इसकी 900 हो जाएगी और अधिकतम क्या हो जाएगी इसकी 1200 हो जाएगी। ठीक है, 1200 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। अब न्यूनतम और अधिकतम निकालते कैसे है तरंग दैर्ध्य, उसके लिए देखो एक फॉर्मूला, और न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखो क्या है फॉर्मूले में कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन N2 बराबर अनंत से N1 में कक्ष में आता है। आपको याद रखना है हमेशा कि N2 की वैल्यू अनंत लेनी है और N1 की वैल्यू क्या लेनी है आपको, जो भी आपकी श्रेणी होगी, जैसे लाइमंड श्रेणी के लिए N1 1 के इक्वल होता है तो उसमें आता है। और अधिकतम तरंग दैर्ध्य कब होगी इलेक्ट्रॉन की, कि जब N2 बराबर N1 प्लस 1 में से Nवें कक्ष में, मतलब जो लाइमंड श्रेणी है उसके लिए दूसरे से पहले कक्षक में आएगा, तब इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है। तो देखो E बराबर hc बटा लैम्डा लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर E ज़्यादा है तो लैम्डा कम होगा, मतलब E की वैल्यू ज़्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू कम, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ बढ़ाओगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा E कम, यानी इन्वर्स है एक दूसरे के। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो कि अगर तो अपने क्या ले रहे हैं कि जो N1 की वैल्यू है वो तो 1 ले रहे हैं, और N2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपने, अनंत ले रहे हैं लाइमंड श्रेणी के लिए। तो देखो ऊर्जा का गैप सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज़्यादा गैप होगा। तो ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी लैम्डा का मान क्या होगा, कम होगा। तो मतलब न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन आपका N2 बराबर अनंत से N1 बराबर 1 में कक्ष में आ जाता है। और ये अपने को क्या मिलती है, लाइमंड श्रेणी। ये लाइमंड श्रेणी का मतलब समझ गए होगे आप। एक बार और बता देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से पहली कक्षा में आता है तो वो क्या करता है, कुछ फिक्स तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का उत्सर्जन करता है। भी कक्षाएं अपने 2 से लेके और अनंतवीं कक्षा तक ले गए, उसको बहुत सारी कक्षाएं ले ली अपने। तो उन सब कक्षाओं के लिए जब अपने फॉर्मूला निकालते हैं तरंग दैर्ध्य का, तो वो लगभग 900 से लेके 1200 तक की मिलती है तरंग दैर्ध्य, इससे कम या ज़्यादा नहीं मिलती। तो यही कारण था भी अपने को एक फिक्स तरंग दैर्ध्य की लाइनें मिलती हैं, और जो बोर ने अपने फॉर्मूले से स्पष्ट कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ इसमें और जो याद रखनी होती है, एक तो आपको फॉर्मूला याद रखना है भाई लाइमंड श्रेणी के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है और N2 की वैल्यू क्या लेते हैं। ठीक है, एक तो ये याद रखना है फॉर्मूला ये वाला। और दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आगे 5 श्रेणियाँ अपने पढ़ेंगे, पांचों में ये लाइन लिखी हुई है और पांचों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लाइमंड श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जब अपने स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें पराबैंगनी जो क्षेत्र होता है, मतलब अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र होता है, उसी में अपने को लाइमंड श्रेणी मिलती है। क्योंकि देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम का मतलब भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, अल्ट्रा वायलेट जो यानी कि सूर्य से अपने को किरणें मिलती हैं खतरनाक, गामा किरणें होती हैं, वो भी एक विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। जो अपने रिमोट में तरंगें काम आती हैं, अवरक्त तरंगें, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है। बाकी माइक्रोवेव में जो सूक्ष्म तरंगें जिसको बोल देते हैं माइक्रोवेव्स बोल देते हैं, वो भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। रेडियो तरंगें जो टीवी और रेडियो में काम आती हैं, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों के बहुत प्रकार हैं। तो उन अलग अलग प्रकारों की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। तो अब इसमें जो लाइमंड श्रेणी में अपने को जो तरंगें मिलती हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी तरंगों की तरंग दैर्ध्य के लगभग इक्वल सी होती है। तो अपने इसको बोल देते हैं कि यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। आपको एक बार वही डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें दिखाता हूँ कि लाइमंड श्रेणी कैसे दिखाते हैं। जो इसमें ये दिखा रखी है, बिल्कुल आपको पर्पल कलर की लाइन दिखा रखी है।
तो ये क्या है कि लाइमन श्रेणी है। ये यहाँ पे तो अपने को एक ही रेखा दिख रही है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक ऐसे होती हैं, और ओवरऑल अपने को इन रेखाओं का प्रभाव कैसा देखने को मिलता है, यहाँ पे बैंगनी रंग का देखने को मिलता है। मतलब ये अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, इस क्षेत्र में उपस्थित होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सबसे कम तरंगदैर्ध्य का क्षेत्र और ये सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब ये वाली जो तरंगें हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इससे आगे जो जैसे जैसे श्रेणियाँ आएंगी उनकी तरंगदैर्ध्य क्या होती जाएगी, इस साइड बढ़ती जाएगी, और लास्ट वाली जो श्रेणियाँ होंगी उसमें अवरक्त क्षेत्र में आ जाएंगी, जिसको अपने इंफ्रारेड रीजन बोल देते हैं। मतलब उन तरंगों का स्पेक्ट्रम अपने को इस वाले रीजन में मिलेगा। ये वाला जो सारा रीजन है ना, ये वाला, इसमें अपने को उन तरंगों का स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो अब देखो उन श्रेणियों को देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो श्रेणी आती है वो आती है बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी क्या होती है, जब हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा, उच्च कक्षा मतलब कौन सी, तीसरी चौथी या पांचवी से निम्न कक्षा का मान अब यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अब कहाँ से कहाँ आए, उच्च कक्षा मतलब तीसरी चौथी पांचवी से जब दूसरी में आता है तो क्या होता है, उसके द्वारा उत्सर्जित तरंगों की तरंगदैर्ध्यों के समूह को बामर श्रेणी कहा जाता है। और इसके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, n1 की वैल्यू अब 2 आ जाएगी और कुछ नहीं आएगा। और n2 की वैल्यू अब कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 3 4 5 से स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ इसमें याद रखने वाली कि यह श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। यानी कि दृश्य मतलब जो प्रकाश अपने देखते हैं 7 रंग का प्रकाश उसमें, या फिर पराबैंगनी क्षेत्र, दोनों में प्राप्त होता है। तो अगर आपसे कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी श्रेणी दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में मिलती है अपने को, तो आप उसका आंसर बामर श्रेणी लिखोगे। हालांकि मिलती दोनों ही क्षेत्रों में है ये, पराबैंगनी और दृश्य में, लेकिन ओनली अगर दृश्य आ जाए तो दृश्य का आंसर आप क्या लिखोगे, बामर श्रेणी आंसर लिखोगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा से किस कक्षा में आता है और जो तरंगों का ग्रुप बनता है उसको अपने वो श्रेणी कह देते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है पास चेन श्रेणी। देखो बामर श्रेणी आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन या तो तीसरी से दूसरी में आए, या चौथी से दूसरी कक्षा में, या पांचवी से दूसरी में, या ऐसे चलते चलते अनंत से लेकर दूसरी कक्षा में आए। ठीक है, तो इसको अपने बामर श्रेणी कह देते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है पास चेन श्रेणी। तो सारी श्रेणियों की परिभाषाएं सेम ही है, बस फॉर्मूला डिफरेंट होता जाता है। तो परिभाषाएं ये सारी थ्योरी सेम ही लिखी है, बस चेंज क्या है, अब इसमें n2 की वैल्यू 4 5 6 हो जाएगी और n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। मतलब तीसरी कक्षा से चौथी पांचवी छठी इसमें आता है, तो उसके द्वारा उत्सर्जित तरंगदैर्ध्यों के समूह को क्या बोल देते हैं, पास चेन श्रेणी। और इसका फॉर्मूला ये होता है, अब n1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगी और n2 की वैल्यू 4 5 6 7 ऐसे चलती जाएगी। और यह श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, मतलब कि इंफ्रारेड भाग में। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखो भी कौन से भाग में प्राप्त होती है, 3 ही भाग हैं, पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त। तो ये पाश्चन श्रेणी में दिखा रखी है। फिर क्या आता है, फिर चौथे नंबर की जो श्रेणी आती है वो आती है ब्रैकेट श्रेणी। तो अब ब्रैकेट श्रेणी 4 नंबर पे आ गई, तो अब n1 की वैल्यू तो इसके लिए क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और n2 की जो वैल्यू होगी वो 5 6 7 हो जाएगी। बाकी सारा कुछ सेम, फॉर्मूला सेम। और ये भी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। ठीक है ना, क्योंकि अब श्रेणियां थोड़ी थोड़ी नज़दीक आने लग जाएंगी। नज़दीक क्यों आने लग जाएंगी, क्योंकि ऊर्जा का गैप ऊपर जाते जाते कम होता जाता है। तो श्रेणियां क्या होती हैं, लगभग ये एक ही क्षेत्र में आती हैं। लगभग 3 श्रेणियां जो होती हैं, ये भी अवरक्त में, ये भी और ये भी। ये वाली श्रेणी ओनली पराबैंगनी में, और ये वाली जो श्रेणी आती है ये पराबैंगनी और पराबैंगनी और दृश्य दोनों में आती है। और अगर ओनली दृश्य पूछें तो भी आप बामर श्रेणी आंसर दोगे। फिर नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पर फुंड श्रेणी। तो फुंड श्रेणी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब अब n1 बराबर 5 से किस कक्षा में आएगा, n2 बराबर 6 7 8 में आएगा। ठीक है ना, तो ये श्रेणियाँ मिलती है। और ये वाली श्रेणी भी किस भाग में मिलती है, अपने को अवरक्त भाग में मिलती है। अब नेक्स्ट देखो, नोट लिखा हुआ है, क्या है कि क्योंकि H परमाणु में इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था n बराबर 1 में ही रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है ज़्यादातर कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पहली कक्षा में ही रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ओनली पहली कक्षा में ही रहेगा ज़्यादातर मूल अवस्था में। तो हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा देने पर वह अन्य ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम लाइमन श्रेणी का प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है अवशोषण स्पेक्ट्रम, ये क्या चीज़ है भी,
देखो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जब वो किसी विशिष्ट तरंगदैर्ध्य की तरंग का उत्सर्जन करता है। अब अवशोषण कौन सी का करता है कि हाइड्रोजन में जो परमाणु होता है वो क्या होता है, इस वन में ही रहता है, ठीक है ना। तो अब पहली कक्षा से क्या होता है कि पहली कक्षा से दूसरी में जा सकता है, पहली से तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आपका उसको अगर अपनी ऊर्जा दें, अगर वो ऊर्जा अवशोषित करे तो वो पहली से ही सारी कक्षाओं में जाएगा। ऐसे नहीं भी हाइड्रोजन में दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन में हमेशा पहली कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उसके लिए क्या होगा, पहली कक्षा के लिए जो श्रेणी मिलेगी वो अपने को लाइमन श्रेणी ही मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि यदि ताप बहुत उच्च हो, जैसे सूर्य पर, अगर मान लो सूर्य पर हैं तो सूर्य पर आपको पता है दो तरह की गैसें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम गैस है। तो सूर्य की जो हाइड्रोजन गैस है, सूर्य पर बहुत ही ज़्यादा उच्च ताप है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 कक्षक में ना रह के किस में रहते हैं, n बराबर 2 में ज़्यादातर उपस्थित रहते हैं, जो सूर्य के लिए है, ठीक है। तो अतः अब इस इलेक्ट्रॉन को और ऊर्जा देने पर वह n बराबर 2 से उच्च कक्षाओं में संक्रमण करेगा। तो सूर्य का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा वो बामर श्रेणी में प्राप्त होगा। मतलब सूर्य पर जो हाइड्रोजन गैस को जब आप मान लो कोई और ऊर्जा दे दो इसको, तो वो क्या होगा, n बराबर 2 में तो पहले से ही पड़े हुए हैं, n बराबर 2 से उच्च कक्षाओं में जाएंगे। तो n बराबर 2 वाली कौन सी श्रेणी आती है, बामर श्रेणी। तो जो हाइड्रोजन, अब दो क्वेश्चन यहाँ पे ये हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो किस श्रेणी में आता है, लाइमन में, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में रहता है। और बामर श्रेणी में सूर्य के लिए जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो कैसा मिलता है, बामर श्रेणी में मिलता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे लाइन लिखी हुई है लास्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको कहता हूँ बार बार आप याद कर लो इसको। देखो क्या है कि किसी भी श्रेणी हेतु जो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य का प्राप्त होती है जब n2 का मान अनंत और n1 का मान आपका श्रेणी के अकॉर्डिंग हो। जैसे लाइमन के लिए 1 होता है n1, बामर के लिए 2 होता है, इसी प्रकार। और अधिकतम तरंगदैर्ध्य कब होगी, जब n2 का मान तो क्या हो, n1 + 1, मतलब क्या हो, लाइमन श्रेणी के लिए 2 हो, ठीक है। और जब बामर श्रेणी के लिए 3 हो, पाश्चन श्रेणी के लिए 4 हो, और n1 का मान जो उस श्रेणी के लिए होता ही है, तो तब अधिकतम तरंगदैर्ध्य निकाल सकते हो। तो अब आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि न्यूनतम और अधिकतम तरंगदैर्ध्य की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आपको दिखा देता हूं मैं एक बार बुक में। अब देखो बुक में ये एक लाइन दी हुई है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य और सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य के मान दिए हुए हैं, ठीक है। लाइमन बामर श्रेणियों के लिए हर एक श्रेणी में ये मान दिए हुए हैं। तो देखो इन श्रेणियों में ये वाला जैसे मान है 1216 एंगस्ट्रॉम लाइमन श्रेणी के लिए है, फिर बामर श्रेणी के लिए भी ये वाले मान है। तो ये वाले मान जो आपको मैंने अभी बताया फॉर्मूला, उसी के हिसाब से निकाल सकते हो। भी जब आपको क्या करना हो, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य निकालनी हो तो क्या करोगे, अनंत से लेके और उस वाली कक्षा में रख दोगे जो जिस श्रेणी के लिए आपको निकालना है। तो ये वाले मान आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे पूछ लिए जाएँ तो आप निकालोगे कैसे, उसका तरीका मैंने बता दिया जो लास्ट में बॉक्स बना के लिखा हुआ है। तो अब इस चैप्टर का ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये वाला टॉपिक क्या है, हार्ड भी है और इम्पोर्टेंट भी है, दोनों तरीके हैं। और सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल है वो इसी चैप्टर के इस फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। तो जब अपने न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो में ये चैप्टर, एक वीडियो और आएगी नेक्स्ट जो वीडियो, उसमें चैप्टर अपने ये फिनिश कर देंगे और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर जो बोर्ड के क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तो आपको भी कहता हूँ कि जो इसके न्यूमेरिकल है जितने आपसे होते हैं वो स्टार्ट कर दो करने। और बाकी क्या है कि आपको पता है, बार बार मैं कहता हूँ, चैप्टर को हर एक को लिख लिख के देखो, तभी वो चैप्टर आपके याद हो सकता है, ठीक है ना। फिजिक्स याद करने का यही एक तरीका है। और बाकी मैं जो इस चैप्टर के जो भी वीडियो में आपको करवा रहा हूँ मैं, उससे रिलेटेड आपको PDF नोट्स चाहिए तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, यूट्यूब पे जो वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर सारे चैप्टर्स की PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो बाकी आप कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से टेलीग्राम पर पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।